आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ऐसा लग रहा है इस देश में सिर्फ और सिर्फ देश चलाने के नाम पर मजाक चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि पासपोर्ट दरअसल आपकी यात्रा का दस्तावेज है, आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। अब आपको हंसी आएगी, लेकिन ये हंसी से ज्यादा बेहद गंभीर सवाल है। और यही गंभीर सवाल फिर कई लोगों ने पूछे हैं, जावेद अख्तर से लेकर महुआ मोइत्रा से लेकर, और पूरे अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको इसी की सिर्फ चर्चा मिलेगी। महुआ मोइत्रा तो ये कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी को वोट देना और हिंदू होने ही के जो लोग हैं वही सिर्फ नागरिक हो सकते हैं। ये वो कहती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि ये जो कहा गया है कि सिर्फ यात्रा के लिए जो कहा जा रहा है, इसमें तो सबको वो शामिल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये स्पेशल तरीके से किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए क्या ये बात कही गई है? एक देश के लिए ये कितनी, और ये सरकार जो चला रहे हैं उनके लिए कितनी गंभीर बात है देश के लिए, कि आप ये कह रहे हैं कि जो पासपोर्ट आप लेकर जाते हैं विदेशों में ये बताने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ यात्रा का ही सिर्फ आपके लिए एक दस्तावेज है। तो आखिर चल क्या रहा है और इससे क्या करने की कोशिश सरकार कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, आप राम मंदिर से लेकर आप उज्जैन, तमाम ये महा घोटाले आप देख रहे हैं। कल तो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि 500 करोड़ की जमीन जो है वो 1 रुपए में दे दी गई ट्रस्ट को, जो कि सरकार से जुड़ा हुआ है। तो उस पर ये एक गंभीर सवाल जो है पैदा हो जाता है। और राम मंदिर का तो आप देख ही रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना पा रहा है? क्या ये चुनाव में आगे मुद्दा बन सकता है? क्योंकि आपको पता है कि 2026 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि किस तरह से फिर से वही हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश ये सरकार करेगी। ऐसे में क्या राम मंदिर का ये मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है? और आखिरी मेरा सवाल ये है, और आखिरी मुद्दा ये जिस पर मैं शीतल जी से बात करूंगी, कि ये पूरी की पूरी जो सियासत है वो आखिर किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है देश की। आप देख रहे होंगे कि यूबीटी के जो सांसद है वो भी चले गए हैं 6। अब ये कहा जा रहा है कि एमएलएज भी जा सकते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि छिन्न भिन्न हो ही चुकी है। और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक जो दल हैं, जो हम कहें कि रीजनल पार्टीज हैं, उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। तो आखिर फिर ये देश की सियासत किस तरफ जा रही है? मेरे साथ जाने माने पत्रकार, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, जिन्हें आप सब सुनना बहुत पसंद करते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, शीतल पी सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए। शीतल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शीतल जी, सबसे पहले मेरा सवाल, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है, जब आपने सबसे पहली बार ये खबर देखी तो आपके जहन में क्या आया कि आखिर क्या रहा होगा विदेश मंत्रालय के जहन में, जो उन्होंने ये इतनी बेतुकी और बेवकूफी भरी बात जो है वो कही है? जो मुझे लगता है वो ये है कि जो इस समय चुनाव आयोग की ओर से एक कार्रवाई चलाई जाती है, जिसमें वो बहुत सारे लोगों के नाम काटते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम जोड़ते हैं, जिस तरह से वो करते हैं उसको कोई सार्वजनिक करने की जो उनकी मंशा रहती है वो बहुत शंका में हमेशा रहती है, समयबद्ध नहीं होती। ज्यादातर मामले कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में भी कोई रेमेडी नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि सब तरफ से निराशा पैदा हो रही है और वो स्थिति वहीं पहुंच रही है जहां राहुल गांधी कह रहे हैं और हम लोग पहले से कह रहे थे। ये ऐसे देश दुनिया में है जहां कहने के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उन चुनावों का क्या नतीजा होगा, और वो नतीजे हमेशा वहां के ऐसे डिस्पेंसेशन के पक्ष में होते हैं जिनको तानाशाह कहा जाता है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस है, उन देशों में भी होते हैं, लेकिन वो सब जो है जो उस समय का सत्ता प्रतिष्ठान होता है उसके लिए समर्पित होते हैं। हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। और ये सब जो बातें हैं ये मतलब हास्यास्पद भारत को बना चुकी है। समस्या ये है कि जो आर्थिक सवाल है वो सवाल अब लगातार बड़े हो रहे हैं। सरकारें जान रही है कि वो नॉर्मल ढंग से चुनाव नहीं। 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव था लोकसभा का, जिसमें कुछ हद तक चुनाव हुआ। बेईमानियां तरह तरह की सब गड़बड़ियां वगैरह तो होती ही है, हुई ही, लेकिन उसके बावजूद वो नतीजा आ गया था। उसने एक डर पैदा किया था। अब से जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो सारे ऐसे काम कर रहा है जिससे कोई उससे चुनाव न जीत सके, कभी न जीत सके। तो एक ऐसी परिस्थिति जब आप पैदा कर देंगे जिसमें खुली बेईमानी आप करेंगे और कोर्ट्स वगैरह कोई रेमेडी नहीं देंगी,
ये देश को कहाँ पहुंचाएंगे, इसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, किस तरह से होंगी, कौन क्या करेगा, ये जो कथित विपक्ष है इसका क्या रोल होगा। देखिए, विपक्ष तो अब नहीं है, इसलिए कि करीब 93% आपके सांसद करोड़पति हैं। विपक्षी दल पैसे लेके टिकट देते हैं ज्यादातर जगहों में, या वो पैसे कमाने वाली मशीनें हैं। कार्यकर्ताओं को कोई पूछता नहीं, कार्यकर्ताओं को सिर्फ पीछे से ढोने के लिए होता है। कोई विचारधारा किसी के पास नहीं है, पैसा कमाना ही लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में अब कोई विपक्ष रह जाएगा बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे राहुल गांधी और उनके लोग अभी एक कुनबे में बने हुए, कब तक बने रहेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि उस तरह की बीमारी सब जगह है, वहां भी है। तो जहां जहां ये बीमारी है, क्योंकि आपके जब 93% सांसद करोड़पति है, 70% जनता आपकी एकदम ऐसे हाल में है कि कोई उसकी परचेजिंग पावर नहीं है। 81-82 करोड़ लोगों को आप अन्न दे के जिंदा रखे हुए हैं, और सिर्फ 10% लोगों की आर्थिक हालत में सुधार हुआ है 12 साल में। 20% जो मिडिल क्लास है वो हवा में झूल रहा है और धीरे धीरे वो नीचे की ओर खिसकाया जा रहा है। और शेयर मार्केट से लेके नौकरियों में तनख्वाह वगैरह वगैरह के जरिए वो नीचे ढकेला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता में असंतोष होना स्वाभाविक है। नौकरियां है नहीं, नौकरियों की परीक्षाएं सब लीक हो जाती हैं, एजुकेशनल परीक्षाएं भी लीक हो जाती हैं, हर चीज लीक करके और फिर उनकी जांच होती रहती है। इसमें उम्र लोगों की बीतती चली जा रही है, सब सड़क पे है। एक ही और सरकार का ध्यान है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विदेशों में कमाने के लिए भेजा जाए। अभी मैं रूस से आया हूँ कल, तो वहां जिस फ्लाइट में मैं था उसमें 95% भारतीय मजदूर जा रहे थे। 2 लाख से ज्यादा वहां जा चुके हैं, इजराइल भेजे जा चुके हैं। ये सब ऐसी जगह है जहाँ इस समय खतरा है, लेकिन हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहे मजदूरी करें, क्योंकि करीब 140 बिलियन डॉलर इस समय हमारे मजदूर जो गल्फ और यूरोप में और यूएस में काम करते हैं वो अपने घरों को भेजते हैं, जो मनी ऑर्डर उससे हमें मिल रहा है। हाँ, जो हमारी हार्ड करेंसी है बाहर से जो आती है वो हमें इन देशों में काम करने वाले मजदूरों से मिल रही है। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ नहीं रहा है। दुनिया की परिस्थिति ऐसी है कि और घटेगा। जो हमारा इम्बैलेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो आसमान में जा रहा है। एफडीआई आ नहीं रही है, एफआईआई इतनी तेजी से जा रही है कि वो बैलेंस गड़बड़ कर रही है। रुपया खतरे में है लगातार, उसे किसी तरह से रिजर्व बैंक पैसे वैसे डाल के मार्केट में रोके हुए है कि 100 न छू जाए, 100 का अंक जरा सा शर्मिंदा करने वाला है। तो ये सब परिस्थितियां हैं आर्थिक मोर्चे पर, और सरकार के पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हर दूसरे साल तीसरे साल उनके आर्थिक सलाहकार बदल जाते हैं। और जो नए आर्थिक सलाहकार आए हैं उन्होंने तो अभी खुद ही कह दिया कि भाई हम एआई में पीछे छूट गए हैं। अब यह है कि आप प्लम्बिंग का काम, घर बनाने का काम, इस तरह के काम सीखिए और ये काम करने निकलिए बाहर, वो खुद ही कह रहे हैं। तो ये हमारी रियलिटीज है। अब इन रियलिटीज को ढकने के लिए जरूरी है कि पॉलिटिक्स जो चल रही है, जो सफलता दिला रही है, जिसमें धर्म का इस्तेमाल है, धर्म के आधार पर बंटवारे का इस्तेमाल है और चुनावी बेईमानियों का इस्तेमाल है, जिनको इस तरह से किया जाता है। मीडिया वगैरह कंट्रोल्ड है पूरी तरह से, तो वो अपना इस सब चीज़ों पे लीपापोती करता है या सरकार की ओर से झूठ बोलता है। सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ हलचल है, तो वही एक उनके लिए चुनौती है, लेकिन उसमें भी सेग्रीगेशन की ताकत उनके पास है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो मेटा का हो या गूगल का हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात सुनता है। जी, क्या शीतल जी आपको ये लग रहा है, आप तो उसी कंट्री से अभी लौट कर आए हैं, कि रशिया में भी तो चुनाव होते हैं, वहाँ पर भी तो ये कहा जाता है कि देखिए वहाँ चुनाव हो रहे हैं, लोगों ने चुनकर पुतिन को बार-बार जो है वो भेज रहे हैं। क्या उसी तर्ज पर जाता हुआ आपको ये देश का फिलहाल हाल जो है आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी मुद्दा हो, इस सरकार के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ का, या वो ऐसा दिखाती है। चाहे नाविकों की मौत हुई तब प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अब आप ये देखिए कि किस तरह से लखनऊ में जिन बच्चों की जान गई जलकर, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इवेंट हो रहा होता है, जहां कोई उनके पैर छू रहा हो, चाहे कोई उनके आगे हाथ जोड़ रहा हो। अब ये देश की जनता भी उनके आगे हाथ जोड़ रही है कि मोदी जी बस बस हो गया, कुछ तो करिए। तो क्या इसके लिए ही ये
इंस्टीट्यूशन पर कब्जा, ये पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसी तरह की तमाम चीजें की जा रही हैं। और उसके साथ साथ ये पूरी तरीके से कोशिश है कि कैसे 2/3 मेजोरिटी लाई जाए और जो डिलिमिटेशन से लेकर यूसीसी से लेकर तमाम जो बिल्स हैं उनको पास कराया जाए। तो ऐसे में फिर विपक्ष के पास क्या बचता है करने के लिए और देश की जनता के पास? नहीं, विपक्ष तो सीट बेचता था, विपक्ष भी तो पैसे बनाता था, विपक्ष चोरियां करता था, विपक्ष जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करता रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो भी उसी गड्ढे में जाएगा। जब उससे बड़ा जो काम आप कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, उसके पीछे आरएसएस जैसा संगठन है, जो संगठन का कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो हर जगह मौजूद है, जिसके हाथ में आजकल सारा कल्चरल और एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है सब उसके नीचे है। सेना में कौन भर्ती होगा कौन नहीं, ऐसे सैनिक स्कूल वो बना रहा है। तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो ये सब चीजें पीछे से है। आगे से उन्होंने जितने भी खरीदे जा सकने वाले संस्थान हो सकते हैं जो प्रचार वगैरह में काम आते हैं, बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो प्रचार वगैरह में काम करती हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर मटेरियल कंटेंट बनाती है, झूठ फैलाती है, ये सब उन्होंने इंगेज कर रखी है सभी भाषाओं में, सभी देश में। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो पेड इस तरह के ट्रोल्स बना सकते हैं वो बना रखा है। उनका आईटी सेल बहुत विशाल है। केंद्र सरकार का बजट, राज्यों का बजट, म्यूनिसिपैलिटी तक का बजट जो है पीएमओ से कंट्रोल होता है विज्ञापन का। और 24 घंटे विज्ञापन, 24 घंटे विज्ञापन, और उसके साथ जो मीडिया है और उसके जरिए विपक्ष पर हमला। जो भी विपक्ष क्या, जो भी किसी तरह की आवाज उठा रहा हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, कोई दुर्घटना हो जाए, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीड़ितों से किस तरह की बात करते हुए मिले, तो डांट रहे थे वो। जिनके बच्चे खो गए, जिनके बच्चे जल गए आपकी लापरवाही से, आपकी प्रशासनिक अकर्मण्यता से, आप उनको डांट रहे हैं। तो ये साहस उनमें तभी आ गया है क्योंकि वो जानते हैं कि हम चाहे डांटे, चाहे मारे, चाहे बुलडोजर चला दें, चाहे गोली मार दें, वोट हमको ही मिलेगा। उसके लिए ढांचा उन्होंने बना लिया है। हमारे देश में जो परिस्थिति, जैसा ढांचा इससे पहले, चूंकि हमारे देश में, पाकिस्तान में, एक हद तक बांग्लादेश में, इन सब में पहले लोग बना के यही काम कर रहे हैं। पुतिन वगैरह का आपने नाम लिया ही। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो धर्म के आधार पर समाजों को बांट के और राजनीति में सफल रहते हैं। दशकों, सेंचुरीज भी जा सकती है। तो वो फार्मूला बहुत सरल है, वो फार्मूला उनके अमल में आ गया है। और इन देशों में लोग मरते रहते हैं, बहुत कठिनाई में रहते हैं, कोई कानून कायदा नहीं होता, अराजकता होती है, आर्थिक हालत बहुत खराब होती है, लेकिन धर्म का नशा ऐसा होता है कि उसके बल पे गाड़ी चलती रहती है। तो अब हमारे यहाँ भी उस नशे के उन्होंने शिकार भी बना लिए, तंत्र पे कब्जा भी कर लिया। जी, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष को इस तरफ जाना चाहिए कि चुनावी जीत हार से पहले जो इंस्टीट्यूशंस पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, उनको किस तरह से वापस लिया जाए, जो एक रिपब्लिक है उसको कैसे वापस लिया जाए, इस सब की तरफ क्या आपको लग रहा है विपक्ष को काम करने की जरूरत है? और क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी उस तरफ कुछ हद तक काम करते हुए नजर आ रहे हैं? चाहे नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से वो एक तरह का संवाद कर रहे हैं, या जिस तरह के वो मुद्दे उठाते हैं, विचारों की वो साफ तौर पर कहते हैं कि लड़ाई है, वो ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस दिखाना होगा। और ये भी इन्होंने साथ में कहा कि जो एक तरह की ट्रेडिशनल राजनीति होती रही उससे इतर अब राजनीति को बदलना होगा। एटलीस्ट वो इस तरह की बातें कर तो रहे हैं, कोई और तो इस तरह की बातें करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। क्या इसका कोई असर होता हुआ आप देखेंगे? क्योंकि कोई भी बदलाव, शीतल जी, सत्ता परिवर्तन से ही हो सकता है। वो आपकी बात सही है, लेकिन विपक्ष ने ऐसा कोई चेहरा दिखाया नहीं। जब आरटीआई कानून 2019 में डाइल्यूट किया गया, हमने उसे कहीं सड़कों पे नहीं देखा। विपक्ष अब ट्वीट की राजनीति करता है, इसलिए करता है कि विपक्ष भी चोर है। उसके पास भी 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ जो राज्यों के सत्रप्स है, इन सबके पास बहुत सारे पैसे, ये पैसे चोरी से बनाए गए, कोई मेहनत मजदूरी करके या कोई व्यापारिक सफलता से तो बने नहीं है। तो ये सब सत्ता में आने के बाद चोरी से बने। तो चोरों के बीच मुकाबला चल रहा है। तो जो बहुत डकैत हैं उनके यहाँ अब सारे चोर सरेंडर कर दे रहे हैं कि साहब हम आपके छत्रछाया में रहेंगे। ये क्या लड़ेंगे? ये आरटीआई खत्म हो गया, नहीं लड़े। 2023 में ये कानून बदल लिया इन्होंने, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, कहाँ लड़े? कौन बोला?
और अब जब हार रहे हैं तो अब ये हो रहा है कि भाई अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसके पहले सब हंसी उड़ाते थे राहुल गांधी की, सब राहुल गांधी के प्रतिद्वंदी थे, सब राहुल गांधी की जमीन लेना चाहते थे। अब इन सब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं, ये सब उसी धर्मशाला में जाके नौकरियां करें। जो वक्त था इन्होंने सबसे नुकसान इन्होंने जनता का किया है, उसको जाति और सबके धोखे में रखा। अखिलेश यादव मोहन यादव से जाति का रिश्ता जोड़ रहे हैं। आप सोचिए क्या है, तो इस देश में क्या सुचिता है? आप जाति के आधार पर ही करने वाले हैं तो दूसरे आपसे बड़ी जातियों का गोलबंदी आ जाएगी, वो आपको पीस देगी और उनके साथ बुलडोजर भी आएगा, बेईमानी भी आएगी, चुनाव आयोग भी आएगा, पैसे रुपए भी आएंगे, तो आपसे बड़ा जाति वहां खड़ी कर लेंगे। तो ये बड़ी समस्या है कि लोग जो है ये शॉर्टकट्स में है और बहुत ही घटिया किस्म के काम कर रहे हैं। तो ये लोग कहीं नहीं, इन लोगों ने हमारी इस पूरी पीढ़ी को खतरे में डाल दिया है और पूरे देश को खतरे में डाल दिया है, और हमें इस खतरे से इनके भरोसे निकलने का तो मुझे कोई अंदेशा नहीं है। राहुल गांधी जरूर हाथ पैर मार रहे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे सहमत नहीं है, उनके आलोचकों में उनकी पार्टी के ही लोग ज्यादा है, लेकिन वो निश्चित तौर पर मुद्दा आधारित चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कितना वो कामयाब होते हैं, क्योंकि ये सारे लोग तो सिर्फ उनकी टांग खींचते रहे, उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। उनके विकल्प किनको बता रहे थे? ममता बनर्जी। उनकी अपना पार्टी बचाना मुश्किल है, वो एक चुनाव हारी तो उनकी पार्टी नहीं बच रही। राहुल गांधी को कहा जाता 200 चुनाव हारे, 100 हारे, कितने हारे, ये हुआ। उनको बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी ठीक कर सकती है देश में, इंडिया गठबंधन की नेता ममता बनर्जी होती तो ये कर देती और वो कर देती। एक चुनाव हारी तो चने की दाल की तरह बट गई। तो ये सब ही ऐसे ही है, एक एक चुनाव हारते ही इन सब की हवा निकल जानी है। और अब ये सब पार्टियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये सब चोर हैं और बहुत बड़े डकैत लोग आ गए हैं, उनके सामने चोरी भी नहीं कर सकती, उनकी सब चीजें वहां है। बिल्कुल, महुआ मोइत्रा को भी देख रही थी, हालांकि वो पास्ट की बात कर रही थी, लेकिन ऐसे वक्त में आपको क्या जरूरत थी शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करने की? एक इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी की वो तारीफ कर रही थी, कैसे शुभेंदु अधिकारी ने उनका साथ दिया और ये सब दिया, और वो हमेशा से उनके साथ खड़े रहे। तो ये सवाल तो है कि आपको इस वक्त ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरा सवाल शीतल जी ये है कि 2014 से पहले हमने देखा कि जो 2G स्कैम से लेकर तमाम जो स्कैम हुए, उसके बाद एक मूवमेंट खड़ा किया गया। उस मूवमेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो जो घोटाले हुआ करते थे, भ्रष्टाचार हुआ करता था, उस वक्त एक मुद्दा था। हालांकि वो सही साबित हुआ, गलत साबित हुआ, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उस वक्त कम से कम ये था कि करप्शन या इस तरह के मुद्दे जनता के जहन में आते थे कि हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकारें गिरी और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई या सत्ता से वो पार्टी गई। मेरा सवाल आपसे ये कि अब तो इतने बड़े-बड़े घोटाले जो सामने आ रहे हैं, राम मंदिर से लेकर आप मध्य प्रदेश में आप ये देख रहे हैं कि कैसे वहां पर इतना बड़ा घोटाला, जिसको कांग्रेस ने लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या आपको लग रहा है ये मुद्दे वाकई में मुद्दे बन पा रहे हैं? क्योंकि मीडिया का एक धड़ा तो हमें पता है कि वो इसको मुद्दे बनने ही नहीं देगा, लेकिन उसके अलावा जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह बात हो रही है, विपक्ष भी गाहे बगाहे इसको उठा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में कोई परिवर्तन के लिए या कोई बड़ा मुद्दा आने वाले इलेक्शन में बन सकता है? नहीं, पहले तो ये जान लीजिए कि मुद्दा बनता कैसे है, मुद्दा बने कैसे हमारे देश में। 3 आंदोलन बड़े हुए हैं, एक जेपी का था, वीपी सिंह का था, अन्ना आंदोलन था, जिसके बाद बदलाव हुए। इन सभी आंदोलनों में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी, इनके नीचे सब में आरएसएस की स्टेपनी लगी हुई। आरएसएस की स्टेपनी लगते ही जो मीडिया है आपका, जो सवर्ण जातियों से बना हुआ है, जुडिशरी है जो सवर्ण जातियों से बनी हुई है, ब्यूरोक्रेसी है जो सवर्ण जातियों के नेतृत्व चलती है, यूनिवर्सिटीज है, एजुकेशनल सेंटर है, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये सब एक्टिव हो जाते हैं तो आपने देखा कि मीडिया 24 घंटे मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में अन्ना आंदोलन को कवर करते बैठा रहता था। मैनेजिंग एडिटर सब माइक लेके वहां घूमते रहते, 24 राउंड द क्लॉक 7x24 दिखाया जा रहा। उसकी वजह से आंदोलन होते हैं। प्रचार कौन कर रहा है, प्रचार के लिए क्या साधन उपलब्ध है, इस समय कौन कर रहा है? इस समय तो वही मीडिया जो है वो राहुल गांधी की खाल खींचने में लगा हुआ है, पार्टियां तोड़ रहा है, टूटने की खबरें दिखा रहा है, और वो अपने आप ही टूट रही, टूटने कोई तोड़ने की बहुत जरूरत नहीं है।
सब ऐसे ही सब लोगों ने गलत काम किए हैं, तो वो सब लोग अब पैसे वाले लोग हैं, वो अपनी जान फंसाएंगे इस दौर में। 1 मिनट में मुख्यमंत्रियों को सीबीआई ईडी पकड़ ले जाती है, महीनों जेल में रहते हैं, कहीं कोर्ट में रेमेडी नहीं है। ऐसे हाल में वो सब लोग जो पैसा दे दे के टिकट उकट पाए हैं या अपना पैसा लगा रखा है जिन्होंने राजनीति में, वो अपने को बर्बाद करेंगे इनसे लड़के। किसी पार्टियों का कोई कैरेक्टर नहीं, इसलिए इनकी कोई बात नहीं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके सामने बहुत भारी चुनौती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ठीक है, एक हिस्सा है जो उनकी बात भी करता है, एक हिस्सा है जो इस सरकार की आलोचना भी करता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को समझिए। इस टेक्नोलॉजी में जो उनके दफ्तर है, वो दफ्तर कंट्रोल्ड है हमारी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के यहाँ। वो जो चाहते हैं, जितने लोग आपका जैसे कार्यक्रम है, मैं जो बोलता हूँ ये उन्हीं लोगों में जाता है जो हमारी आपकी तरह बोलते हैं। हम सब में नहीं जाते, सब में जाने ही नहीं दिए जाएंगे। तो ये इस टेक्नोलॉजी का खतरा बहुत है, वो समझिए। तो वो जो क्राउड उन्होंने अपने लिए क्रिएट किया है, जो मुसलमान हेट्रेड पे पैदा हुआ है, जिसमें 24 घंटे वो मटेरियल बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान में भी कोई क्राइम सुबह से शाम तक, इतना बड़ा देश है, 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 20 करोड़ लोग रहेंगे तो सब साधु हो जाएंगे। कोई उसमें किसी लड़की से इश्क भी करेगा, कोई छुरेबाजी भी करेगा, कोई चोरी वोरी भी करेगा, तो उस चीज को बड़ा सा बता के सारे दिन फैला देना है, उसमें और थोड़ी तेल वगैरह लगा देना है उसको, और कई बार झूठ ही गढ़ देना है कुछ नहीं हो तो। ये 24 घंटे उसको राशन वो देते रहते हैं। तो वो रिटायर्ड लोग, घरों की औरतें और एक बहुत बड़ा सेक्शन नौजवानों का जो गलीबल है, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, रोजगार भी नहीं है, घूम रहा है, फोन है उसके पास एक चाइनीज 4000 5000 का कहीं है चोरी का, उसमें वो देख रहा है, तो उसके पास जो कंटेंट जा रही है वो कंटेंट उसको जहरीला आदमी बना रही है। वहां आपका डिबेट नहीं जा रहा है, आपका डिबेट एक सीमा में जा रहा है। उतने लोग जो 2 4 6 लाख 8 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ भी सही, हमें सेग्रीगेट कर दिया गया है, हम वहीं जाते हैं। इसलिए हमें वो लोग ही देखते हैं, वही लोग हमारी बात करते हैं जो हमसे सहमत है किसी हद तक। लेकिन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे असहमत है, वो हमारे द्वारा क्रिएट किए गए तर्कों को या हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से अनभिज्ञ है। उसके पास चाहे आप जो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा, उसके पास पैरेलल स्टोरी चली गई होगी जो झूठी होंगी, जो उस पूरे मामले को लेट गई होगी। योगी जी पे भरोसा करो, योगी जी तो उनका कौन है घर में, मोदी जी पे भरोसा करो, अगर चंपत राय चोर है तो उनसे कार्रवाई होगी, ये होगा वो, इस तरह के तर्क जाएंगे। तो आप चंपत राय से गुस्सा हो सकते हैं या उसके और जाएगा, उसके ड्राइवर से गुस्सा हो जाएंगे, वो यादव एक पकड़ लिया जाएगा। तो संयोग है कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, वरना तो वो पूरी कहानी ही उल्टी हो जाती, वो ISI और पता नहीं कहाँ से उसका कनेक्शन हो गया होता अब तक, और सारे टीवी चैनल उसी को सूली टांग रहे होते। जी बिल्कुल। लास्ट मेरा सवाल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने बात कही, उसी से मेरे जहन में ये सवाल भी आया कि जब भी कोई भी इस तरह का कोई करप्शन या कहीं भी सरकार उस तरह से घिरती हुई नजर आती है, तो कोई ना कोई बलि का बकरा तैयार कर दिया जाता है, जिससे मोदी जी हो, योगी जी हो, या फिर जो बड़े पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनसे अटेंशन डाइवर्ट करके किसी और की तरफ कर दी जाए, उसे बलि का बकरा बनाकर उसकी कुर्बानी ले ली जाए और कहा जाए कि भाई देखिए किस तरह से ये काम किया गया है और हमने तो इस पर कार्रवाई हमने कर दी। हमने देखा कि नीट की परीक्षा को लेकर जब बड़ा आंदोलन होने लगा, NSUI ये सब सड़कों पर उतरी, तो एक CJP पार्टी आ गई। मैं उनका हक है पूरा, कोई भी आंदोलन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा है जिस तरह से उन्हें पूरा लिवरेज दिया जा रहा है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए। जी लिवरेज नहीं है, उनको दिया गया कि वेंटिंग हो जाए, उनके जरिए जो गुस्सा है बच्चों का वेंटिंग हो जाए। वहां 200 उन्होंने यूट्यूबर भेज दिए जो सिर्फ उमर खालिद पे पूछते रहते सवाल। वहां सबको तो पीटा गया है, क्या बात आप लोग करते हैं। उसको वही को अभिजीत को मारा गया, वो जो बेचारा लिखता है कानून कायदे पे, उसको पीटा गया। श्याम मीरा सिंह से कुश्ती हुई,
वो जो एक दूसरा दहिया है जो इसके लिए राठी के लिए करता है, उसको खदेड़ लिया गया। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? उनको आंदोलन थोड़ी करने दे रहे हैं, उनके जरिए वेंटिंग कराई जा रही है। जो ये गुस्सा था नौजवानों का वो निकल भी जाएगा और आंदोलन को फेल भी कर दिया जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं जा रही है। मुसलमानों से कहा जा रहा है मुसलमान वहां न जाए, फंस जाएंगे। हिंदुओं से कहा जा रहा है कि ये उसका फलाने का आंदोलन है, ये तो दलित है, उसको दलित, उसने खुद भी कह दिया था। उसने शायद सोचा होगा कि दलित लोग मेरे साथ आ जाएंगे, वो भी चालाक बन रहा होगा, तो वो भी उससे गया मामला और मजाक का पात्र बना हुआ है। वहां जाके देखिए, मैं तो कल गया था, 200 लोग वहां मुश्किल से हैं और 200 से ज्यादा यूट्यूबर और इंस्टा वाले लोग हैं जो उनकी जान लिए हुए, माइक लगा के उमर खालिद पे बताइए, उनको ले जाके वहां ले जा रहे हैं जहां पे वो कोई उनके मुंह से जरा सी बात निकल जाए तो फंसा दिए जाए। मुसलमान ढूंढते रहते हैं 24 घंटे हर जगह। जी, बिल्कुल। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। इत्तेफ़ाक़ी, ना-इत्तेफ़ाक़ी दोनों हो सकती है, आपकी और मेरी किसी भी मुद्दे पर। वो स्वागत जी, है, बिल्कुल। वो स्वागत जी, है। जी। माफ करिएगा मैं थोड़ा-सा, क्योंकि नहीं, मैं नहीं, कल नहीं, नहीं, गया था। बिल्कुल नहीं शीतल जी। ये कम से कम ये हम और आप मिलके तो कम से कम इस तरह का एक माहौल बना सकते हैं कि सहमति-असहमति रहते हुए भी हम आपस में बातचीत करें और ये नहीं, नहीं, करें, यही तो बिल्कुल। लोकतंत्र है। असहमत, ये हम लोगों को असहमत रहने के लिए सहमत रहना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही है, कम से कम एक तरह की दूसरी राय भी जनता के पास, लोगों के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन वही लास्ट आपका कमेंट मैं आपसे यही कह रही हूँ कि क्या आपको लग रहा है इन तमाम चीज़ों में भी कोई बलि का बकरा बनाकर ही कह दिया जाएगा कार्रवाई हो गई, और क्या इन तमाम मामलों को, इन घोटालों को ऐसे ही शांत कर दिया जाएगा? हाँ, ये अपने आप शांत हो जाएंगे। इनमें अब जैसे एसआईटी, एफआईआर नहीं की, एसआईटी बना दी। कभी ऐसा होता है? वो उसी तरह से जैसे कि कह दिया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बाहर तो हमें वही माना जाता है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है, उसपे लिखा ही यही है, भारतीय गणराज्य के नागरिक, फलाना एड्रेस, नाम, जन्मदिन, कब इशू हुआ, कब नहीं हुआ, यही तो लिखा हुआ है उसमें। जो लिखा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं आप। तो लेकिन अब ये हम ऐसे ही दौर में हैं जब यही सब होगा। जी, बिल्कुल। पहले आधार कार्ड को बता दिया कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब पासपोर्ट को बता दिया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम सब ऐसे ही एक ऐसे ही कोई वो है धर्मशाला टाइप है जहाँ हम सब लोग रह रहे हैं। पूरा देश घुसपैठियों का देश हो गया है। अब कोई यहाँ का नागरिक नहीं है, हम सब घुसपैठिए हैं। कल को किसको घुसपैठिया बता दे, मर्जी है, हुक्काम की मर्जी है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही सही बात आप कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात है कि किसी को भी घुसपैठिया बताया जा सकता है, किसी को भी कह सकता है कि ये आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन ये सिर्फ़ यात्रा कर सकते हैं, आप एक नागरिक बन के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यही इस देश में हो रहा है। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया शीतल जी आपका, आपकी तबीयत नासाज़ थी, फिर भी आपने वक़्त दिया, हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।